स्थल मंडल, जल मंडल दोनों के अध्ययन के बाद में अब हम बात करते हैं वायुमंडल की, जिसको हमने कहा था एटमॉस्फेयर। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले चैप्टर में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वायुमंडल है क्या। हम अपने आसपास हवा को देख नहीं पाते लेकिन महसूस करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि धूल एक दिशा में उड़ रही है, पेड़ की जो पत्तियां हैं वो हिल रही हैं। जब हम कभी तेज चलते हैं तो हवा का अनुभव अगर विपरीत दिशा में होता है तो हमें चेहरे पर ठंडा या गर्म महसूस होता है, वो हम हवा को महसूस करते हैं। वो सब वायुमंडल का पार्ट है। तो क्या है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल, देखते हैं कि पृथ्वी चारों ओर से वायु की परतों से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है, या वायु की परतों से, एक ही बात है। चाहे वायु की परतें कह दो चाहे वायु कह दो, कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है या वायु की परतों से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जिसे वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई, जिसे वायुमंडल कहते हैं। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब वायुमंडल के दो मुख्य उपयोग, वायुमंडल हमारे लिए कैसे फायदेमंद है या कैसे उपयोग है। उपयोग सिंपल से दो उपयोग है। सबसे पहले तो यह वायुमंडल, यह हमें प्राणवायु, और प्राणवायु कौन सी है, ऑक्सीजन, जिसको हम श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं, अंदर लेते हैं और जीवित रहते हैं। यह हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करता है। और दूसरा जो इसका फायदा है या उपयोग है, सूर्य से आने वाली, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाता है या हमारी रक्षा करता है। इस तरह से यह आपको पता रखना है वायुमंडल क्या है। वायुमंडल के दो उपयोग। पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। तो आपको यह फैक्ट ध्यान रखना है कि 1600 किलोमीटर, मैं यहां पर किमी लिखूंगा इसको, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है वायुमंडल। देखिए, वापस देखिए, वायुमंडल क्या है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से या वायु की परतों से घिरी हुई है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसके दो उपयोग, पहला है कि यह हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। दूसरा उपयोग, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। सूर्य से आने वाली किरणें हैं, सभी हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। तो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल की जो लेयर है, परतें हैं, उसमें से जो हानिकारक किरणें होती हैं उसको वो सोख लेती है, अपने पास रख लेती है। जो हमारे लिए फायदेमंद किरणें हैं उसी को भेजती है। तो ये प्रोटेक्शन कवर है, एक हमारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है वायुमंडल। परिभाषा, दो उपयोग। कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है ये, कि ये 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये बताते हैं कि वायुमंडल की 5 परतें हैं। वायुमंडल की कितनी परतें हैं, 5 वायुमंडल की परतें। आपको सिर्फ अभी नाम याद रखने हैं, पांचों के बारे में हम क्लास 7th में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप 6 क्लास में 5 नाम याद रख लेते हैं आपके लिए काफी है। नाम भी हम थोड़ा डायग्रामिक स्टाइल में रखते हैं। मान लीजिए ये 0 है, यहां से पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, 5वीं परत, ऐसे। आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, लिस्ट आउट करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखते हैं। सबसे पहली परत है बेटा क्षोभ मंडल।
क्षोभ मंडल। सबसे पहली परत बहुत महत्वपूर्ण परत है, मौसम संबंधी घटना इसके अंदर 7th में पढ़ेंगे हम, अभी सिर्फ आप नाम ध्यान में रखिए इसको, क्षोभ मंडल। उसके बाद में समताप मंडल, जहां पर तापमान समान रहता है। वायुमंडल, हवाई जहाज वगैरह सब इसी मंडल के अंदर उड़ते हैं, कहीं कोई दुर्घटना होने के चांसेस नहीं रहते यहां पर। उसके बाद में है मध्य मंडल, यहां पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। आयन मंडल, रेडियो तरंगे वगैरह जो है यहां से परावर्तित होती है, 7th क्लास में पढ़ेंगे हम, अभी आप सिर्फ नाम याद रखिए, आयन मंडल। और पांचवा जो है सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर या बहिर्मंडल। बहिर्मंडल 5 परतें, 5 नाम वायुमंडल के याद रखने हैं आपको। प्रश्न सीधा आता है, वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखिए, 5 अंक देगा आपको इस तरह से, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। अब हम आगे चलते हैं। वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग 2 गैसों से मिलकर के बना हुआ है। वायुमंडल का संगठन या वायुमंडल किससे बना है? तो वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग दो गैसों नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन से बना है। कैसे बना है? नाइट्रोजन मतलब N से लिखा है मैंने, नाइट्रोजन जिसका प्रतिशत है आपके 78%, ऑक्सीजन 21%, कितना हो गया? 99%। तो केवल दोनों ही गैसें हैं। सिर्फ 1% जो है वो अन्य गैसें हैं। एक प्रतिशत, उसमें भी ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, धूल के कण अन्य गैसें, ये सब 1% के अंदर आती है, ये सब 1% में है। तो ये है इसका संगठन, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, है ना। और जो चित्र है वो भी हम यहां पे बना सकते हैं, एक वैन आरेख करके इस तरह से। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। मान लीजिए कि हमने इसको ये, तो आपको ये पूरा, ये नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में ये अन्य गैसें। हम पढ़ रहे वायुमंडल, परिभाषा, 2 उपयोग, कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, 5 परतें देखी हमने, नाम बता दिया आपको, क्रम से जमीन से लगा करके आसमान तक 5 परतों में हमारा वायुमंडल बटा हुआ है। मुख्य रूप से ये 2 गैसों से बना है। पहली है नाइट्रोजन 78%, दूसरा है ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें 1%, जिसमें ऑर्गन और आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परसेंटेज ये है। बाकी सब दूसरे भी इसके अंदर गैसें और धूल के कण है, वो 1% तक उसकी मात्रा है। लिखिए इसको। इसके बाद में हम वायुमंडल को और आगे बढ़ाते हैं। नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये, फैक्ट्स हैं और नॉलेज और जनरल नॉलेज के लिए और बेसिक कंसेप्ट के लिए ये स्टडी बहुत हेल्प करेगी आपको।
वायुमंडल की संरचना या संगठन के बाद में अब बात करते हैं अलग अलग गैसों की। कौन सी गैस का क्या रोल है। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यह प्राणवायु है, यह प्राणवायु है, प्राणियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। प्राणियों की श्वसन क्रिया, आप साइंस में भी पढ़ा होगा आपने, प्राणियों की श्वसन क्रिया में उपयोगी है। सबसे पहली कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया, सांस लो, छोड़ो, छोड़ोगे तो दूसरी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पता करते हैं। ऑक्सीजन के बाद में बेटा दूसरी नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में है। नाइट्रोजन गैस यह पादपों यानी कि पौधों के लिए जरूरी है, पौधों व प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक। पौधों व प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन गैस, और वैसे भी पौधे इसका डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। कुछ पौधों की जड़ों में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया या जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोबियम, जो कि फलीदार पौधे होते हैं ना, जैसे कि मटर है, मूंग है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और देन उसको यूज करते हैं। साइंस की टर्म है, साइंस का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल आपको यहां पे नाइट्रोजन का इतना ही उपयोग ध्यान में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी महत्वपूर्ण गैस वायुमंडल की, जिसको आप CO2 के नाम से भी जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। हम जानते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में छोड़ते हैं और पौधे ग्रहण करते हैं, तो पौधे इसको ग्रहण करते हुए भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे या पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने में उपयोगी, पहला तो उपयोग यह है इसका, पेड़ पौधे इसको लेकर के भोजन बनाते हैं। फिर देखो, यह है बेटा सन, सूर्य, यह है आपकी अर्थ अर्थात पृथ्वी। इसको समझना आप, CO2 हमारे लिए कितना उपयोगी भी है, और अगर इसकी ज्यादा मात्रा हो जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक भी है। कैसे? सूर्य की जो गर्मी आती है वो पृथ्वी पर आती है, कुछ तो यहां जो एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है हानिकारक किरणें उसके द्वारा सोख ली जाती है, यहां पर आती है धरती पर, धरती पर आकर के रुकती हैं और फिर वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। तो यहां पर CO2 की, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो भारी गैस है, तो वो जमीन की सतह पर रहती है, ध्यान रखना, जमीन की सतह पर रहती है, प्लस सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं जो जमीन से टकराती है और जमीन गर्म हो जाती है, और गर्मी जब वापस वायुमंडल में प्रवेश करने जाती है, ये CO2 उसे रोक देती है, और CO2 इसे रोकती है। इस कारण से आपका जो धरातल है वो गर्म रहता है। धरातल कैसा रहता है? इसका मतलब पृथ्वी को गर्म रखने में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हेल्प करती है। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यह भी एक नेगेटिव अप्रोच हो सकती है यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी की सतह पर बढ़ जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के भोजन बनाने में उपयोगी है। दूसरी, पृथ्वी द्वारा वापस छोड़ी गई जो ऊष्मा है, ये जो गर्मी है, उसको ये अवशोषित कर लेती है। देखिए, पृथ्वी द्वारा
छोड़ी गई ऊष्मा जो सूरज से उसको मिलती है ना, उसको वापस वो फेंकती है, ऊष्मा को सोखती है, जिससे जो पृथ्वी की सतह है वो गर्म रहती है या पृथ्वी गर्म रहती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह आपको ध्यान में रखना है। पेड़ पौधों को भोजन बनाते हैं, इससे संबंधित एक फैक्ट यहीं पे लिख देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग फिर बाद में मैं इसको नहीं बताऊंगा। यदि पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, इसको आप ऐसे समझ लेना, यदि पृथ्वी की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है तो पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता है, मतलब पृथ्वी गर्म होती है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। और यही हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापन कहते हैं। और यही हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सोर्सेज है जिससे CO2 बढ़ रहा है। भले ही आप इंडस्ट्रीज ले लो, व्हीकल्स ले लो, है ना, वाहनों से निकला हुआ धुआं है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे CO2 की मात्रा बढ़ रही है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, इससे भी CO2 बढ़ रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है, CO2 को बढ़ना, ये आप ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो कहां पे कितना होता है। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं इससे संबंधित। वायुमंडल का घनत्व, वायुमंडल, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, ABCD वाले, तो छोटी छोटी बातें हैं। वायुमंडल घनत्व समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। यहां पर वायुमंडल घनत्व समुद्र तल पर, घनत्व का मतलब है वायु के कण पास पास, सर्वाधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वायु की जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, उसके कण थोड़े थोड़े दूर होते जाएंगे और वहां पे वायु है जो वो पतली होती जाएगी, जो डेंसिटी, जो घनत्व है वो कम होता जाएगा। तो इसको हम कहते हैं घनत्व का कम या ज्यादा होना। समुद्र तल पर वायुमंडल का जो घनत्व है ज्यादा है और ऊंचाई के साथ यह तेजी से घटता है, सर्वाधिक होता है। इसमें ऊंचाई के साथ तेजी से कमी आती है, तेजी से कमी आती है। आपने देखा होगा जब लोग पर्वतारोही जो होते हैं, जो पर्वत आरोहण करते हैं, पर्वतों पे घूमने जाते हैं, घूमने मतलब जो ट्रैकिंग वगैरह, तो क्या करते हैं, पीछे अपने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे घनत्व कम होता है, वायु कम होती है, तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, तो शरीर को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए पर्वतारोहियों को ऊंचाई में अपने साथ सिलेंडर ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडल का घनत्व घटता जाता है। यह आपको कारण पता रखना है। प्रश्न आता है बेटा
कि जो पर्वतारोही है वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वहां पर वायुमंडल का घनत्व कम होता है, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। ओके, वापिस हम इसको रिवीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन प्राणवायु है, श्वसन क्रिया में यूज होती है। नाइट्रोजन पौधों और प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। CO2 पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए। पहला और दूसरा, पृथ्वी पर छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, सोखती है, इससे पृथ्वी गर्म रहती है। मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। फिर वायुमंडल घनत्व समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है, याद रखना सबसे ज्यादा समुद्र तल पर होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ये कम होता जाता है। पर्वतारोही जो लोग पर्वतों पे घूमने जाते हैं या पर्वत आरोहण करने जाते हैं, अपने पीछे सिलेंडर लगाते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि वहां पे वायुमंडल घनत्व कम हो जाता है। तो ये बातें हैं वायुमंडल से जुड़ी हुई। ये वीडियो यहां समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। छोटा सा टॉपिक और बाकी रहा, इसके बाद में हम जैव मंडल को पढ़ेंगे। लिखिए इसको, इसके बाद में हम अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।